जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पटेल स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं खान सर की जो बायोलॉजी के जो नोट्स है, आज जो है हम लोग उसको पढ़ने वाले हैं। जो भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जीव विज्ञान के जनक कौन हैं, तो आप लोग बताएंगे कि जीव विज्ञान के जनक हैं अरस्तु। जीव विज्ञान को दो शाखाओं में बांटते हैं, जूलॉजी और बॉटनी। कौन कौन सी दो शाखाएं हैं? तो वो जो दो शाखाएं हैं वो हैं जूलॉजी और बॉटनी। ठीक है। इसके बाद आप लोगों को याद रखना है कि जो जूलॉजी है इसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन करते हैं। जूलॉजी के जनक कौन हैं? तो जूलॉजी के जनक अरस्तु हैं। जीव विज्ञान के भी जनक अरस्तु हैं और जूलॉजी के भी जनक अरस्तु हैं। बॉटनी, इसके अंतर्गत पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। जो बॉटनी है तो बॉटनी के अंतर्गत जो है पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, और जो जूलॉजी है तो जूलॉजी के अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। बॉटनी का जनक अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग बताएंगे कि थियोफ्रेटस हैं। कौन है? तो थियोफ्रेटस जो हैं ये बॉटनी के जनक हैं। ठीक है। इसके बाद आइए, हमने बताया था कि हम लोग आज पढ़ने वाले हैं सेल के बारे में। सेल मतलब कोशिका। ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है कि सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो कोशिका है तो कोशिका का जो अध्ययन है इसको कहते हैं क्या? साइटोलॉजी कहते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। ठीक है। कोशिका प्रत्येक जीवधारी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं, आगे कह रहा है कि प्रत्येक जीवधारी का जो शरीर होता है वो कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। मतलब प्रत्येक जो जीवधारी का शरीर होता है वो कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। सर्वप्रथम कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था। तो कोशिका की खोज सबसे पहले किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने जो है कोशिका की खोज सबसे पहले किया था। और कब किया था? तो आप लोग इसको याद रखेंगे कि 1665 ईस्वी में। इसके बाद जो है आप लोग जो याद रखने वाला पॉइंट क्या है कि किंतु इन्होंने मृत कोशिकाओं की खोज की थी। जो रॉबर्ट हुक थे इन्होंने जो है मृत कोशिकाओं की खोज की थी। इन्हें जो है फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। जो रॉबर्ट हुक हैं इनको जो है फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। मृत कोशिकाओं को नेफ्रोसिस कहते हैं। जो मृत कोशिकाएं होती हैं इनको नेफ्रोसिस कहते हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने अपनी कोशिका संबंधी खोजों का वर्णन माइक्रोग्राफिया पुस्तक में जो है किया है। तो जो माइक्रोग्राफिया पुस्तक है ये किसकी है? तो रॉबर्ट ब्राउन की है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद कहा गया है कि सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज 1664 ईस्वी में एंटोनी वान लीeuwenhoek ने किया था। तो जीवित कोशिकाओं की खोज किसने किया था? तो वो करने वाले थे लीeuwenhoek, एंटोनी वान लीeuwenhoek जो है। ठीक है। इन्हें जो है फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। तो जो एंटोनी वान लीeuwenhoek हैं इनको जो है फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था। तो कोशिका सिद्धांत देने वाले कौन थे? तो वो थे स्लाइडेन एवं स्वान। और कहा कि शरीर कोशिकाओं से बना है, अतः कोशिका की सबसे छोटी इकाई है। कौन? कोशिका शरीर की जो है सबसे छोटी इकाई है। तो इससे एक क्वेश्चन बनता है कि जो कोशिका है तो शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो वो है कोशिका। ठीक है। अब आपसे ये क्वेश्चन जो है इनको जो है वन लाइनर फॉर्म में इनको याद रखना है। क्या है कि सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की होती है। तो सबसे छोटी कोशिका है वो किसकी होती है? माइक्रोप्लाज्मा की होती है। सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की। सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका या स्नायु कोशिका की होती है। ठीक है। तो सबसे लंबी कोशिका होती है ब्रेन की, ठीक है, तंत्रिका कोशिका की। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी कोशिका, तो वो है माइक्रोप्लाज्मा। मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? ओवम, मतलब अंडाणु की होती है। मानव में सबसे छोटी कोशिका जो है स्पर्म यानी शुक्राणु की होती है। लेकिन आप लोग इसमें जो है एक नोट याद रखेंगे,
वो क्या है कि तंत्रिका कोशिका में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता है। जो तंत्रिका कोशिका होती है, जो ब्रेन में पाई जाती है, इसमें जो है किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता है, अतः यह क्षतिग्रस्त कोशिका को ठीक नहीं कर सकता है। इसी कारण से जो है सर में चोट लगने से शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है। अगर किसी को आपको मारना है एकदम जान से, तो उस पर जो है आप लोग सर पे चोट करिए, ठीक है, जिससे क्या है कि उसकी मृत्यु तुरंत हो जाएगी। लेकिन आप लोगों को ऐसा नहीं करना है, ठीक है। सबसे तेजी से कोशिका विभाजन लीवर यानी जिगर या यकृत में जो है होता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि सबसे तेजी से कोशिका विभाजन किस में होता है, तो आप लोग बताएंगे लीवर में होता है। यह अपने क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को स्वतः ही ठीक कर सकती है। जो लीवर होता है ये अपने जो है स्वतः ही जो है क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को ठीक कर सकता है। इसके बाद देखते हैं कोशिका के अंग। जीव द्रव्य जो है, जीव द्रव्य मतलब जो कोशिका के अंग में देखते हैं कौन कौन से अंग हैं, तो जीव द्रव्य, इसकी खोज जो है पुरकिंजे ने किया था। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि जो जीव द्रव्य है, प्रोटोप्लाज्म है, इसकी जो है खोज किसने किया था, तो आप लोग बताएंगे पुरकिंजे ने किया था। यह एक तरल गाढ़ा पदार्थ है। हैक्सले ने इसे जीवन का भौतिक आधार कहा है। जो जीव द्रव्य है, प्रोटोप्लाज्म है, इसको जो है हैक्सले ने क्या कहा है, जीवन का भौतिक आधार बताया है। सभी जैविक क्रियाएं इसी द्रव के अंदर होती हैं। इसका 80% भाग जो है जल का बना होता है। जो जीव द्रव्य होता है, जो प्रोटोप्लाज्म होता है, इसका जो है 80% भाग जो है जल का बना होता है। यह जो है 2 प्रकार का होता है। जो जीव द्रव्य है ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है कोशिका द्रव्य और दूसरा होता है केंद्रिका द्रव्य, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या कहा गया है कि कोशिका द्रव्य कोशिका को सूखने से बचाता है। जो कोशिका द्रव्य है ये जो है कोशिका को सूखने से बचाता है। कोशिका भित्ति सेल वॉल, यह जो है सेलुलोज का बना होता है। जो कोशिका भित्ति होती है ये सेलुलोज की बनी होती है और केवल पादपों में पाई जाती है। यह पेड़ पौधों को सुरक्षा देती है। तो आप लोग एक पॉइंट यहाँ से याद रखेंगे कि जो है कोशिका भित्ति जो है किसमें पाई जाती है। जो कोशिका भित्ति है जंतुओं में नहीं पाई जाती है, यह केवल सिर्फ पादपों में पाई जाती है, ठीक है। जीवाणु एक पादप है। जो जीवाणु है, जीवाणु क्या है, जीवाणु एक पादप है जिसकी कोशिका भित्ति जो है पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। तो आप लोग एक पॉइंट ये भी याद रखेंगे कि जो जीवाणु है, तो जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो आप लोग यहाँ पर बता सकते हैं कि जो जीवाणु है इसकी कोशिका भित्ति जो है पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति जो है काइटिन की बनी होती है। तो ये क्वेश्चन जो है अब पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग इनको जो है अच्छे से याद कर लेना कि जो कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो का से कवक, का से काइटिन, ठीक है। तो आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं। और जीवाणु की जो है एक पादप है, ये भी आप लोग याद रखेंगे कि जीवाणु क्या है, जीवाणु एक पादप है, तो पा से पादप और पेप से पेप्टिडो, ठीक है। तो आप लोग ऐसे इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं आगे क्या है कि कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन, इसमें क्या कहा गया है कि यह जंतु तथा पादप दोनों में पाई जाती है। जो कोशिका झिल्ली होती है ये जो है एक जंतु तथा पादप दोनों में पाई जाती है। कोशिका के अंदर के सभी अवयव इसी झिल्ली के अंदर रहते हैं। जितने भी अवयव हैं कोशिका के अंदर सभी जो है इसी झिल्ली के अंदर रहते हैं। यह कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करता है। यह जो है अर्धपरागम में होती है। तो जो कोशिका झिल्ली होती है कैसी होती है, तो ये जो है अर्धपरागम झिल्ली होती है। कुछ ही वस्तुओं को अंदर जो है जाने आने देती है, ठीक है। तो आप लोग इसको भी याद रखेंगे। इसके बाद देखते हैं कि ये जो डायग्राम है ये किसका है, ये देखिए जो डायग्राम बना है ये, इसको देख लीजिए कि यहाँ पर जो है ये क्या है, तो ये बाहरी झिल्ली है ये, और आंतरिक झिल्ली यहाँ पर जो इसके अंदर जो झिल्ली है आंतरिक झिल्ली है। डीएनए, ये जो संरचना है ये डीएनए की संरचना है। और इसे जो कहते हैं यहाँ पर जो ये छोटे छोटे दिख रहे हैं ये क्या है, एटीपी सिंथेज इनको बोलते हैं। मैट्रिक्स, इसको यहाँ पर जो है मैट्रिक्स है। और क्रिस्टी, ये जो धागे रूप में जो संरचना है इसमें जो है ये देख रहे हैं आप, इसको बोलते हैं क्रिस्टी। राइबोसोम, ठीक है। और ये जो है कण है, छोटे छोटे जो हैं ये क्या है, एक कण है, ठीक है। आगे देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसी को बोलते हैं सूत्रकणिका। इसकी खोज किसने किया था, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसकी खोज किया था अल्टमैन ने। किसने किया था, तो आप लोग इसको याद रखेंगे कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसकी खोज किया था
अल्टमैन ने। यह जो है यहाँ आपसी श्वसन होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो है आपसी श्वसन होता है, यहाँ क्रेब्स चक्र चलता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या चलता है? क्रेब्स चक्र चलता है, जिसके फलस्वरूप जो है एटीपी तथा ग्लूकोज बनते हैं और हमें ऊर्जा मिलती है। इसी कारण इसे जो है कोशिका का पावर हाउस या शक्ति ग्रह कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोग इनको याद कर लेना। इसके बाद दोस्तों इसमें क्या कहा गया है कि जो एटीपी तथा ग्लूकोज बनते हैं और हमें जो है ऊर्जा मिलती है, इसी कारण इसे जो है कोशिका का पावर हाउस या शक्ति ग्रह कहा गया है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के जो आंतरिक दीवारों को क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। हमने बताया था, जो डायग्राम था उसमें बताया था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक दीवारें होती हैं इनको क्या कहते हैं? तो इनको कहते हैं क्रिस्टी। ये क्वेश्चन पेपर में पूछ सकते हैं। ठीक है, कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसकी आंतरिक दीवारों को क्या कहते हैं? तो आप लोग बताएंगे क्रिस्टी कहते हैं। अब इसके बाद देखते हैं अंतःप्रद्रव्य जलिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ER इसी को बोलते हैं शॉर्ट में। तो यह कोशिका के अंदर से आंतरिक सहायता देता है। जो अंतःप्रद्रव्य जलिका होती है ये क्या करती है? तो इसका काम होता है कि कोशिका के अंदर से आंतरिक सहायता देना, अतः इसे कोशिका का आंतरिक कंकाल कहते हैं। यह जो है 2 प्रकार का होता है। जो अंतःप्रद्रव्य जलिका होती है यह 2 प्रकार की होती है। ठीक है, तो इसकी जो आकृति है ये देख लीजिए, ये इसकी आकृति है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इसके 2 प्रकार कौन कौन से हैं। तो आप लोग बता सकते हैं कि एक होते स्मूथ ER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी चिकनी होती है, एक होती है खुरदुरी। ठीक है, जो चिकनी वाली होती है यह कार्बोहाइड्रेट तथा वसा की निर्माण करती है। जो चिकनी जो अंतःप्रद्रव्य जलिका होती है यह जो है कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का निर्माण करती है, और जो खुरदुरी होती है इस पर जो है राइबोसोम होता है और यह जो है प्रोटीन का निर्माण करता है। तो आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाए कि जो प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, तो आप लोग बता सकते हैं कि जो राइबोसोम होता है ये जो है प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं राइबोसोम। जो राइबोसोम है यह कोशिका के अंदर का सबसे छोटा अंग होता है। जो राइबोसोम होता है यह कोशिका के अंदर का सबसे छोटा अंग होता है। यह प्रोटीन का निर्माण करता है, अतः इसे जो है प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, तो आप लोग बताएंगे राइबोसोम को। ठीक है, जो राइबोसोम होता है ये भी 2 प्रकार का होता है। तो कौन कौन सा होता है? एक होता है 70S राइबोसोम, या जो है जो 70S राइबोसोम होता है, जो 70S राइबोसोम होता है यह हल्का होता है तथा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसको भी याद रखेंगे कि जो 70S जो राइबोसोम होता है यह जो है हल्का होता है, पहली बात। और दूसरा पॉइंट आप लोग याद रखेंगे कि जो ये है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। इसके बाद देखते हैं जो 80S जो राइबोसोम होता है यह जो है भारी होता है, तथा आप लोगों को ऐसे ही अनुमान लगाना चाहिए कि जो 70 है तो वो छोटा है, इसका मतलब वो हल्का होता है, और जो 80 है वो ज़्यादा है, इसका मतलब भारी होता है। ठीक है, तो आप लोग इसको ऐसे याद रख सकते हैं। और जो है ये क्या है, जो भारी है तो ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। आप लोग इसको याद कर सकते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं ये एक कोशिकीय जीव में पाया जाता है, और जो यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं ये बहुकोशिकीय जीव में पाया जाता है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से भी ये भी याद रखेंगे। S का मतलब होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। ठीक है, तो आप लोग इसका फुल फॉर्म याद कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं गोल्जी बॉडी या गोल्जी अपैरेटस। क्या है? गोल्जी बॉडी। आइए देखते हैं इसमें क्या कहा गया है कि इसकी खोज जो है कैमिलो गोल्जी ने किया। जो गोल्जी बॉडी है इसकी खोज किया था कैमिलो गोल्जी ने। यह पदार्थ का परिवहन करता है। जो गोल्जी बॉडी होता है ये क्या करता है, तो ये क्या करता है कि जो पदार्थ होते हैं इनको जो है कोशिकाओं के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। ठीक है, अर्थात यह यातायात में सहायक है। तो आप लोग से पूछा जाए कि जो है कोशिका में जो है पदार्थों का परिवहन कौन करता है, तो आप लोग आंसर बताएंगे गोल्जी बॉडी करता है। ठीक है, इसके बाद ये देखिए जो है ये डायग्राम है गोल्जी बॉडी का, तो आप लोग इसको देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद देखते हैं सेंट्रोसोम। जो सेंट्रोसोम होता है इसी को बोलते हैं तारक काय। यह कोशिका विभाजन करता है। जो सेंट्रोसोम होता है ये क्या करता है, तो ये जो है कोशिका विभाजन करता है। यह मस्तिष्क में नहीं पाया जाता। जो सेंट्रोसोम होता है ये मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है, जिस कारण तंत्रिका कोशिका में विभाजन नहीं होता है। तो इसका मतलब आप लोग को पता चल गया होगा कि जो सेंट्रोसोम होता है इसका काम क्या होता है, तो ये कोशिका विभाजन करता है। लेकिन अगर ये मस्तिष्क में पाया जाता तो मस्तिष्क में भी जो है कोशिका का विभाजन होता। इसलिए आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि जो सेंट्रोसोम होता है ये मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है।
जिस कारण से तंत्रिका कोशिका में विभाजन नहीं होता है। यह केवल जो है जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। पादप कोशिकाओं में कोशिका विभाजन यानी सेल प्लेट के द्वारा होता है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे कि जो पादप कोशिकाओं में कोशिका विभाजन किसके द्वारा होता है, तो सेल प्लेट के द्वारा होता है। सेंट्रोसोम की खोज बोबेरी ने किया था। किसने किया था? तो जो सेंट्रोसोम है इसकी खोज दोस्तों बोबेरी ने किया था। तो आप लोग ये पॉइंट भी याद रखेंगे, ठीक है। तो ये देखिए सेंट्रोसोम का डायग्राम है, आप लोग इसको देख लीजिए। इसके बाद आगे देखते हैं लाइसोसोम। जो लाइसोसोम होता है यह कोशिका के अंदर जो है पाचन का कार्य करता है। तो जो लाइसोसोम होता है क्या काम करता है? तो ये जो है कोशिका के अंदर जो है पाचन का कार्य करता है। इसके अंदर जल अपघटन एंजाइम पाया जाता है। जो लाइसोसोम होता है इसके अंदर जो है जल अपघटन एंजाइम पाया जाता है। कोशिका के अंदर का कोई अंग यदि काम नहीं करता है तो यह उसे नष्ट कर देता है। जो कोशिका के अंदर अगर कोई अंग काम नहीं करता है तो ये क्या कर देता है? ये उसको जो है नष्ट कर देता है, ठीक है। इसके बाद जो है आगे देखते हैं, जब पूरी कोशिका कार्य नहीं करती है तो यह कट जाती है और जिससे जो है पूरी कोशिका जो है नष्ट हो जाती है। अतः इसे आत्महत्या की थैली या आइटम बम भी कहा जाता है। तो अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है तो आप लोग बताएंगे लाइसोसोम को, ठीक है। इसकी खोज किसने किया था? तो आप लोग यहाँ से एक पॉइंट याद रखेंगे कि जो लाइसोसोम है इसकी खोज किया था डी डुबे ने, ठीक है। आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। आप लोग एक पॉइंट ये भी याद रखेंगे कि जो आरबीसी है इसके अंदर जो है लाइसोसोम नहीं पाया जाता। अतः जो है आरबीसी मरने के बाद स्प्लीन यानी प्लीहा में जो है पाया जाता है, जिस कारण से स्प्लीन को आरबीसी का कब्र कहते हैं। जिस कारण से आरबीसी को जो है क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं स्प्लीन को आरबीसी का क्या कहते हैं? कब्र कहते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं लाइबोसोम। ये जो है लाइबोसोम है, देख लीजिए आप लोग। ये जो है ऐसा लाइबोसोम होता है। ये क्या है? इसमें जो ये है ये मेम्ब्रेन है और इसके बाद जो है ये इससे जो है ट्रांसपोर्ट जो है प्रोटीन्स हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको देख लीजिए। इसके बाद देखते हैं केंद्रक। केंद्रक के बारे में देख लेते हैं। जो केंद्रक यानी न्यूक्लियस, इसकी खोज किसने किया था? तो आप लोग यहाँ से याद रखेंगे कि रॉबर्ट ब्राउन ने। केंद्रक की खोज किसने किया था? तो आप लोग इसको बताएंगे कि रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। यह कोशिका को नियंत्रित करता है। जो केंद्रक होता है ये कोशिका को क्या करता है? ये कोशिका को नियंत्रित करता है। अतः इसे कोशिका का दिमाग कहते हैं। केंद्रक को क्या कहते हैं? तो केंद्रक को कहते हैं कोशिका का दिमाग। इसमें जो है 80% जो है प्रोटीन पाया जाता है। जो केंद्रक होता है इसमें कितने % प्रोटीन पाया जाता है? तो ये जो है 80% जो है प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं न्यूक्लियस। ये देखिए न्यूक्लियस का जो है डायग्राम है। इसके बाद आगे देखते हैं रसधानी, इसी को बोलते हैं वोक्यूल्स, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसमें। यह जो है जल को संचित यानी स्टोर रखता है। जो रसधानी होती है ये क्या करता है? जो रसधानी होती है जल को जो है संचित यानी स्टोर रखता है। यह जंतुओं में छोटा होता है किंतु पादपों में बहुत बड़ा होता है। जो वैक्यूल्स होता है, जो रसधानी होती है ये जो है जंतुओं में छोटी होती है और जो पादपों में है ये बहुत बड़ी होती है, क्योंकि जो पादपों में जो है पानी की मात्रा की अधिक आवश्यकता होती है, ठीक है। आगे देखते हैं। ये देखिए वैक्यूल्स का डायग्राम है, तो आप लोग इसको भी देख लीजिए। इसके बाद आगे देखते हैं लवक। लवक क्या है? लवक यानी प्लास्टिड। यह पादपों का सबसे बड़ा कोशिकांग है। जो लवक हैं ये जो हैं पादपों का सबसे बड़ा कोशिकांग है। यह केवल पादपों में पाया जाता है। यह जो है 3 प्रकार का होता है। जो लवक होता है यह 3 प्रकार का होता है। और वो कौन कौन से 3 प्रकार हैं इसके? तो आइए देखते हैं लवक, ठीक है। तो हरित लवक एक होता है, इसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, एक होता है क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। जो हरित लवक होता है अवर्णी लवक इसी को बोलते हैं, इसको बोलते हैं वर्णी लवक, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के जो लवक हैं आइए देखते हैं इसके बारी बारी से। हरित लवक, पहला इसमें हरित लवक, इसी को बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। यह भोजन का निर्माण करता है। जो हरित लवक होता है यह भोजन का निर्माण करता है। यह पत्ती तथा तना में पाया जाता है। जो हरित लवक होता है कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है पत्ती तथा तना में। जो अवर्णी लवक होता है ल्यूकोप्लास्ट होता है, यह भोजन का संग्रहण करता है और यह जड़ तथा फल में पाया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो हरित लवक है वो कहाँ पाया जाता है, तो आप लोग बता सकते हैं कि पत्ती तथा तने में जो है हरित लवक पाया जाता है और जो अवर्णित लवक होता है ये जड़ तथा फल में पाया जाता है। इसके बाद देखते हैं वर्णित लवक। जो वर्णित लवक है ये जो है रंग प्रदान करता है। ये क्या करता है? ये रंग प्रदान करता है, इसी को बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट,
टमाटर और मिर्च, जो टमाटर और मिर्च का जो रंग होता है वो लाइकोपेज के कारण जो है इसका रंग जो है लाल होता है, ठीक है। गाजर का रंग जो है कैरोटीन के कारण होता है। चुकंदर में जो है बीटानोन पाया जाता है। और फलों का जो पीला रंग होता है ये जेंथोफिल के कारण होता है। तो आप लोग इनको जो है याद कर लेना कि जो गाजर का जो रंग होता है कैरोटीन के कारण होता है, चुकंदर का जो लाल रंग होता है बीटानोन के कारण होता है, और जो फलों का पीला रंग होता है ये जेंथोफिल के कारण होता है, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं कि जंतु और पादप में जो कोशिका है इसमें जो है क्या क्या भिन्नताएं पाई जाती हैं, आइए इनको देखते हैं। जो जंतु होते हैं तो जंतु की जो कोशिका होती है ये कैसी होती है, तो आप लोग इसको याद रखें। जो जंतु की कोशिका होती है छोटी होती है यानी स्मॉल होती है, और पादप की जो कोशिका होती है वो लार्ज होती है यानी बड़ी होती है। जंतु की कोशिका गोल होती है और इसकी जो पादप की कोशिका होती है ये चौकोर होती है। जंतु में जो है वोकल्स मतलब जो रसधानी होती है वह छोटा होता है, और पादप में जो रसधानी होती है वैकल्स होता है ये क्या होता है, ये बड़ा होता है। और देखिए यहाँ पर क्या क्या जो है दोनों में पाया जाता है, तो झिल्ली है, तो झिल्ली क्या है, झिल्ली दोनों में पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाई जाती है, जंतु और पादप दोनों में। राइबोसोम 80 प्रकार के जो होते हैं दोनों में पाए जाते हैं। गाल्जी बॉडी जो है ये भोजन का जो परिवहन करती है ये दोनों में पाया जाता है। केंद्रक जो है ये भी दोनों में पाया जाता है। जो सेंट्रोसोम होता है ये भी जो है जंतु और पादप दोनों में पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद आप लोग एक पॉइंट यहाँ से याद रखेंगे क्योंकि जो सिलिया है, सिलिया, फ्लैजिला और लाइसोसोम ये जो है जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। और इसमें क्या पाया जाता है, तो इसमें जो है सेल वॉल, प्लास्टिड और क्लोरोप्लास्ट ये जो है ये पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है कि जो कोशिका होती है दो प्रकार की होती है, ठीक है। जो कोशिका है ये कोशिका कितने प्रकार की होती है, ये दो प्रकार की होती है। एक होती है प्रोकैरियोटिक और एक होती है यूकैरियोटिक। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है ये अविकसित कोशिका है, और जो यूकैरियोटिक कोशिका है ये विकसित कोशिका है। जो यूकैरियोटिक कोशिका है ये पादप और जंतु दोनों में पाई जाती है। आप लोग यहाँ से ये भी याद रखेंगे कि जो यूकैरियोटिक कोशिका है ये पादप और जंतु दोनों में पाई जाती है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल है और ये क्या है, ये यूकैरियोटिक सेल है। तो ये भी देखिए डायग्राम बने हुए हैं, इनको देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं, आगे कहा गया है कि जो प्रोकैरियोटिक जो है, प्रोकैरियोटिक का मतलब है इसमें जो है कोशिका के सभी अंग नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे, जो प्रोकैरियोटिक है इसमें जो है कोशिका के सभी अंग नहीं पाए जाते हैं, मतलब ये अविकसित होती है। इन्हें जो है प्रारंभिक कोशिका भी कहते हैं। इनको जो शुरुआती कोशिका होती है तो ये जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। इसमें जो है कोशिका झिल्ली, राइबोसोम 70S पाया जाता है तथा शेष अंगों का अभाव देखा जाता है। जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उसी जगह, तो उसमें क्या होता है, ये जो है पूरी तरह से विकसित होती हैं और इसमें जो है कोशिका के सभी अंग पाए जाते हैं। इसमें जो है 80S राइबोसोम पाया जाता है, तो ठीक है। तो जो प्रोकैरियोटिक होती है इसमें जो है 70S जो है राइबोसोम पाया जाता है, और इसमें जो है 80S जो है राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं आगे क्या आप इसमें पॉइंट दिए हुए हैं। पादपों में पादप कोशिकाओं का आकार चौकोर होता है। इनके अंदर का सबसे बड़ा अंग प्लास्टिड होता है। जो पादप कोशिकाएं होती हैं इनका जो आकार होता है वो चौकोर होता है, और इनके अंदर का जो सबसे बड़ा अंग होता है वो क्या है, प्लास्टिड होता है। इनका वैक्यूल्स यानी रसधानी जो है बड़ा होता है। इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से ये पॉइंट याद रखेंगे कि ये जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं इनमें जो है क्लोरोफिल पाया जाता है। जंतु कोशिका जो होती हैं ये गोल होती हैं, ठीक है। इनके अंदर का सबसे बड़ा अंग केंद्रक होता है। जो जंतु कोशिकाएं हैं ये गोल होती हैं और इनके अंदर का सबसे जो बड़ा अंग है ये क्या होता है, केंद्रक है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं इसमें देखिए कौन कौन सी भिन्नताएं पाई जाती हैं। जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं ये क्या होती हैं, ये छोटी होती हैं, ठीक है। और जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं ये बड़ी होती हैं। नो इनवॉल्व ऑफ। इसके बाद इसमें देखिए कि इसमें जो केंद्रक होता है डेवलप नहीं होता है, और इसमें जो है डेवलप जो है केंद्रक होता है। तो आप लोग एक पॉइंट यहाँ से याद रखेंगे। इसके बाद श्वसन जीव द्रव्य से होता है। इसमें जो है श्वसन क्या होता है, कहाँ से होता है, माइटोकॉन्ड्रिया से होता है। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं इनमें श्वसन जो है कहाँ से होता है, किसके द्वारा होता है, तो आप लोग याद रखेंगे जीव द्रव्य से होता है। और जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं इसमें जो श्वसन होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया से होता है। पेप्टिडोग्लाइकोन इसमें पाया जाता है और इसमें जो है सेलुलोज पाया जाता है,
ठीक है। तो अब जो पेप्टिडोग्लाइकेन होता है इसकी जो कोशिका भित्ति होती है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं इनकी कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, तो आप लोग याद रखेंगे पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी होती है। और जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज से बनी होती है। राइबोसोम जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं इसमें जो है 70S जो राइबोसोम पाया जाता है, और जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं इसमें जो है 80S जो है राइबोसोम पाया जाता है। अब इसके बाद आप लोग यहाँ से याद रखेंगे कि जो डीएनए है, डीएनए दोनों में पाया जाता है, जीव द्रव्य दोनों में पाया जाता है, प्रकाश संश्लेषण दोनों में होता है, झिल्ली जो है दोनों में पाई जाती है, ठीक है। लेकिन जो कोशिका भित्ति है इसमें अंतर है। जो कोशिका भित्ति है इसकी जो प्रोकैरियोटिक की है इसको पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, और जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं इसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं। जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्गी बॉडी होती है, सेंट्रोसोम होता है और लाइसोसोम होता है, तो इनको याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए देखते हैं कौन कौन से इसका आंसर दे सकता है। बिना कोशिका भित्ति वाले कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है, बताइए। ऑप्शन है लाइसोसोम, ईआर, और इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और क्लोरोफिल और माइटोकॉन्ड्रिया। बताइए इसमें कौन सही हो जाएगा। तो आप लोगों को पता है कि जो कोशिका भित्ति होती है किसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, तो जंतुओं में जो है कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। आपको ये चीज़ पता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। इसके बाद जब जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है तो इसमें जो है क्लोरोफिल भी नहीं पाया जाए, क्योंकि जो क्लोरोफिल है वो पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, मतलब पादपों में जो है वो क्लोरोफिल पाया जाता है। तो आप लोग इसका आंसर लगाएंगे सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं। आगे कहा गया है कि जो गुणसूत्र है यानी क्रोमोसोम्स, इनको देख लेते हैं। मानव में जो है यह 23 जोड़े या 46 जो है गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि मानव में जो है गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, तो अगर पूछ ले कितनी जोड़ी है तो आप लोग बताएंगे 23 जोड़ी है, और अगर आप पूछ ले कितनी संख्या है तो आप लोग बताएंगे 46 है, ठीक है। कितनी है? 46 है। इसकी खोज किसने किया था, तो वाल्डेयर ने इसकी खोज किया था। गुणसूत्रों की यानी क्रोमोसोम की खोज किसने किया था, तो वाल्डेयर ने किया था। इसके ऊपरी भाग को जो है सेटेलाइट कहते हैं, जो इसका ऊपरी भाग होता है उसको सेटेलाइट कहते हैं। इसके मध्य भाग को सेंट्रोमर कहते हैं। इसके निचले भाग को टेलोमर कहते हैं। जो गुणसूत्र है इसके निचले भाग को टेलोमर कहते हैं, ठीक है। इसके बीच में धागे के समान संरचना पाई जाती है जिसे अर्न कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्न कहते हैं, अर्न इसको कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। इसके बाद देखते हैं जो क्रोमोसोम है, देख लीजिए इनकी संरचना कैसी होती है। तो ये जो क्रोमोसोम है आप देख लीजिए, ठीक है, डायग्राम है ये। इसके बाद देखते हैं इसमें जो पॉइंट हैं, क्रोमोसोम केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं। अब इसमें पूछा जाए कि बताइए जो क्रोमोसोम होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, तो आप लोग बता सकते हैं कि जो क्रोमोसोम होते हैं ये केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं। क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है, डीएनए के अंदर जीन पाया जाता है, और जीन पर जो है माता पिता के गुण पाए जाते हैं। अतः जो है जीन ही आनुवांशिकता का आधार होता है। जीन जो है न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। तो जीन किसका बना होता है, एक पॉइंट आपको यहाँ से मिल गया कि जो जीन है वो किसका बना होता है। तो आप लोग बता सकते हैं कि जीन है जो वो है किसका बना होता है, न्यूक्लियोटाइड का बना होता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं। आगे क्या है इसमें कि जीन की खोज किसने किया था, तो एक से आप लोग याद रखेंगे जीन है, जीन की खोज किया था जोहानसन ने। किसने किया था? जोहानसन ने जो है जीन की खोज किया था। इसके बाद ये देखिए, ये जो है क्रोमोसोम की संरचना है, इसको आप लोग देख लीजिए। जो क्रोमोसोम है तो मेल में जो 46 होते हैं और फीमेल में भी 46 होते हैं। तो इनमें देखिए कैसे इनका विभाजन होता है, आप लोग देखिए, ठीक है। जो मेल हैं तो मेल में जो 44 हैं और फीमेल में जो 44 ये सेम होते हैं। इसके बाद जो दो होते हैं इसमें एक होता है एक्स और दूसरा होता है वाई मेल में, और जो फीमेल है तो फीमेल में दोनों एक्स एस होते हैं। अगर बार बेबी है तो इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ एक्स जो है इसमें संख्या कितनी होती है, 1। अगर इसमें नंबर ऑफ एक्स की संख्या 1 है तो आप लोग जान जाएंगे इसमें पता चल जाए कि बार बेबी है, ठीक है। इसका अगर मेल है तो मेल में इसमें हो जाएगा 1 - 1 = 0, यानी कि जो है मेल होगा। और जो फीमेल है इसमें 2 - 1 यानी 1 बराबर, इसमें जान जाएंगे कि फीमेल होगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं आगे क्या है कि कुछ जीवों के जो है क्रोमोसोम्स आइए देख लेते हैं। इनको आप लोग जो है मेन जो इनको याद कर लेना। जीवाणु में जो क्रोमोसोम की संख्या होती है यानी गुणसूत्रों की संख्या होती है वो कितनी होती है, तो 1 होती है। जीवाणुओं में गुणसूत्रों की संख्या 1 होती है। मच्छर में 6 होती है। घरेलू मक्खी में 12 होती है। मटर में 14 होती है। प्याज में 16 होती है। नींबू में कितनी होती है,
है? तो नींबू में जो है क्रोमोसोम की संख्या होती है कितनी, 18 या 36। तो अगर छोटा नींबू है तो उसमें छोटा है तो 18 होती है और बड़े नींबू में 36 होती है। मक्का में जो है क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, 20 होते हैं। टमाटर में 24, मेढक में 26, बिल्ली में 38, चूहा में 40, खरगोश में 44 और मानव में जो है 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आलू में 48, चिंपैंजी यानी जो चिंपैंजी यानी बंदर जो होता है उसमें 48, तंबाकू में 48, घोड़ा में 64, कुत्ता में 78, कबूतर में 80 और टेरिडोफाइटा इसमें सर्वाधिक होती है कितनी, जो टेरिडोफाइटा होता है इसमें 1600 सर्वाधिक होती है, 1600 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं केंद्रक अम्ल। जो केंद्रक अम्ल होता है, जो न्यूक्लिक एसिड होता है, इसको देख लेते हैं। यह 2 प्रकार का होता है। जो केंद्रक अम्ल होता है ये कितने प्रकार का होता है, तो ये जो है 2 प्रकार का होता है। एक होता है डीएनए और दूसरा होता है आरएनए। डीएनए मतलब होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। यह कोशिका के अंदर केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में जो है पाया जाता है। तो जो डीएनए है, डीएनए कहाँ पाया जाता है, और पहली बात तो आप लोग इसमें याद रखेंगे जो डीएनए है, तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप लोग बताएंगे कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। यह कोशिका के अंदर केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में जो है पाया जाता है। इसके बाद देखते हैं इसकी श्रृंखला को पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। जो इसकी श्रृंखला होती है इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। डीएनए जो है न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। डीएनए में फास्फोरस तत्व पाया जाता है। तो एक पॉइंट आप लोग यहाँ से इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डीएनए में जो है कौन सा तत्व पाया जाता है, तो डीएनए में जो है फास्फोरस तत्व पाया जाता है। डीएनए जो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। आइए देखते हैं कि डीएनए में इसमें क्या है कि न्यूक्लियोसाइड्स और एक होता है फॉस्फेट। तो जो न्यूक्लियोसाइड्स होता है इसको 2 भागों में बांटा गया है, एक है शुगर और एक है नाइट्रोजन बेस। जो शुगर है इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, एक है राइबोज और दूसरा है डीऑक्सी राइबोज। और जो नाइट्रोजन बेस है इसमें जो है एक है प्यूरिन और एक है पिरामिडीन। इसके बाद जो प्यूरिन है इसको 2 भागों में बांटा गया है, ये है एडिनिन और एक है ग्वानिन। और जो पिरामिडीन है इसको 2 भागों में बांटा गया है, एक है साइटोकाइनिन और एक है थाइमिन। ठीक है, तो आप लोग ये जो है डायग्राम है जिसको याद रखना। इसके बाद देखते हैं डीएनए। ये देखिए जो संरचना है डीएनए की, इसको देख लीजिए। इसके बाद डीएनए का जो पहला अवलोकन जो है किसने किया था, तो ये किया था कार्लसबर्ग ने। डीएनए को प्रयोगशाला में हरगोविंद खुराना ने देखा था। डीएनए की संरचना डबल स्टैंडर्ड होती है। डीएनए की संरचना कैसी होती है, तो ये होती है डबल स्टैंडर्ड, जिसकी जो मॉडल है वाटसन एवं क्रिक ने दिया था, जिस कारण इन्हें जो है 1962 में नोबेल प्राइज दिया गया था। किसको, वाटसन एवं क्रिक को। तो वाटसन जो एवं क्रिक जो क्रिक थे, इन्होंने जो है डबल स्टैंडर्ड होती है ये जो संरचना है ये किसने दिया था, तो ये जो है वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। ठीक है, एडेनिन एवं थाइमिन में जो है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। आप लोग इसको भी याद रखेंगे, जो एडेनिन है और जो थाइमिन है इसमें जो है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, और जो ग्वानिन और साइटोसिन है इसमें जो है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो ये देख लीजिए यहाँ पर जो है दिया गया है एडेनिन और थाइमिन, और यहाँ पर है ग्वानिन और एक है साइटोसिन। ठीक है, तो इसमें जो है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं और इसमें 3 जो है हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि आनुवांशिक गुण का वाहक डीएनए होता है। ठीक है, आनुवांशिक गुण का वाहक क्या होता है, डीएनए होता है। डीएनए अनुक्रम में जो है जीन को चिन्हित करने की प्रक्रिया को एनोटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एनोटेशन कहते हैं। प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाला डीएनए के भाग को जीन कहते हैं। और डीएनए में नाइट्रोजन बेस जो है थाइमिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, थाइमिन। भारत में, यहाँ से आप पॉइंट याद रखेंगे कि भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हैदराबाद में स्थित है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहाँ पर स्थित है, तो ये है हैदराबाद में। इसका जो उपयोग है आपराधिक मामलों में गुत्थियाँ सुलझाने के लिए किया जाता है, और इस तकनीकी से व्यक्ति के जैविक अंश जैसे कि रक्त, बार, लार, नाखून और कोशिका स्रोतों के जो द्वारा उसके डीएनए की पहचान की जाती है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आरएनए।
आरएनए में क्या है कि इसकी संरचना जो है सिंगल स्टैंडर्ड होती है। जो आरएनए है, आरएनए की संरचना कैसी होती है, तो इसकी संरचना होती है सिंगल स्टैंडर्ड होती है। इसमें जो है राइबोज शुगर पाया जाता है। जो आरएनए है इसमें राइबोज शुगर पाया जाता है और इसके नाइट्रोजन बेस में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन होती है, किंतु इसमें थाइमिन के स्थान पर क्या होता है, यूरेसिल होता है। तो आप लोग याद रखेंगे जो उसमें जो था डीएनए था वहाँ पर क्या क्या पाया जाता था, तो उसमें जो नाइट्रोजन बेस था उसमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन पाया जाता था। लेकिन उसी जगह पर यहाँ पर जो आरएनए है, आरएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन के स्थान पर इसमें यूरेसिल पाया जाता है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। यह जो है प्रोटीन संश्लेषण या निर्माण में क्या करता है, सहायक होता है। कौन, आरएनए। आरएनए जो है प्रोटीन संश्लेषण के निर्माण में सहायक होता है। और जो आरएनए होता है, आरएनए जो है 3 प्रकार का होता है। आप लोग इस पॉइंट याद रखें, जो आरएनए है ये 3 प्रकार का होता है। आरएनए एक होता है एमआरएनए, दूसरा होता है टीआरएनए और तीसरा होता है आरआरएनए। ठीक है, तो ये 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। आइए देखते हैं आरएनए की संरचना कैसी होती है। तो ये देखिए, जो ये है क्या है, ये आरएनए है। इसके बाद ये देखिए जो संरचना है, ये आरएनए की संरचना है। जो संरचना है ये आरएनए की संरचना है। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिए। इसके बाद देखते हैं जो मैसेंजर आरएनए, इसी को बोलते हैं एमआरएनए। एमआरएनए किसको बोलते हैं, जो एमआरएनए होता है इसको बोलते हैं मैसेंजर आरएनए। एमिनो एसिड यह जो है आवश्यक की पहचान करता है। एमिनो एसिड यह आवश्यक की पहचान करता है तथा उन्हें एक क्रम में सजाता है। प्रोटीन संश्लेषण में 4 इवेंट से एक एमआरएनए का निर्माण होता है। तो जो प्रोटीन संश्लेषण में एमआरएनए का निर्माण किससे होता है, तो 4 इवेंट से होता है। ठीक है, इसके बाद जो है टीआरएनए के देखते हैं। जो टीआरएनए था इसमें क्या था कि ट्रांसफर आरएनए इसका मतलब होता है। और ये क्या करता है, यह जो है एमिनो एसिड का परिवहन करके राइबोज सोम तक लाता है। कहाँ तक लाता है कि जो टीआरएनए होता है ये एमिनो एसिड का परिवहन करके जो टीआरएनए होता है या एमिनो एसिड का परिवहन करके राइबोसोम तक लाता है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे कि जो टीआरएनए होता है इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है एमिनो एसिड का परिवहन करके राइबोसोम तक लाना। राइबोसोम जो है आरएनए, इसका मतलब होता है आरआरएनए। ठीक है, तो यह प्रोटीन निर्माण करता है और इसकी संख्या होती है, यह कितने प्रोटीन का निर्माण करता है, तो 10 + 10 जो है बराबर जो है 20 एमिनो एसिड बराबर 1 प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं डीएनए से आरएनए बनाना, इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, और आरएनए से पुनः डीएनए बना लेना इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन बनाना इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखेंगे। पेपर में पूछता है कि डीएनए से आरएनए बनाना क्या कहलाता है, तो आप लोग बताएंगे कि ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। और आरएनए से पुनः जो है अगर डीएनए बना लेता है तो इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन बनाना कहते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, प्रोटीन निर्माण को अंतिम अवस्था जो है ट्रांसला कहलाती है। क्या कहलाती है, इसको बोलते हैं ट्रांसला कहते हैं। ठीक है, डीएनए से आरएनए बना लेना जो है रिप्लिकेशन कहते हैं। अगर डीएनए से डीएनए ही बना लेता है तो इसी को बोलते हैं रिप्लिकेशन। ठीक है, तो आप लोग इसको भी याद रखेंगे। तो ये देखिए आप लोग ऐसे इसको याद रख सकते हैं कि अगर डीएनए से डीएनए ही बना रहा है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं रिप्लिकेशन। और अगर डीएनए से आरएनए बनाता है तो इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और अगर आरएनए से डीएनए बना रहा है तो इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से अगर प्रोटीन बना रहा है तो इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, तो आप लोग इसको डायग्राम को याद रखना है। इसके बाद देखते हैं कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन क्या है, तो कोशिका विभाजन जो है सेल डिवीजन इसी को बोलते हैं। एक कोशिका का टूटकर 2 या 2 से अधिक कोशिका का निर्माण कर देना ही कोशिका विभाजन कहलाता है। तो कोशिका विभाजन क्या कहलाता है, तो एक कोशिका का टूट करके 2 या अधिक कोशिका का निर्माण कर देना ही कोशिका विभाजन कहलाता है। जिस कोशिका का विभाजन होता है उसे जो है मदर सेल कहते हैं तथा विभाजन के बाद बनने वाली नई कोशिका को डॉटर सेल कहते हैं। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ से अगला पॉइंट क्या है कि जंतु में कोशिका विभाजन जो है सेंट्रोसोम करता है। जंतुओं में दोस्तों कोशिका विभाजन कौन करता है, तो वो करता है सेंट्रोसोम। इसके बाद पादपों में कोशिका विभाजन कौन करता है, तो आप लोग बताएंगे सेल प्लेट करता है। कौन करता है, तो जंतुओं में कोशिका विभाजन कौन करता है, तो आप लोग बताएंगे सेंट्रोसोम करता है। और पादपों में कौन करता है, तो आप लोग इसका आंसर देंगे सेल जो है प्लेट करता है। ठीक है,
इसके बाद देखते हैं क्या है कि कोशिका विभाजन 3 प्रकार से होता है। अब वो कौन कौन से 3 प्रकार हैं? एक होता है समसूत्री विभाजन, और दूसरा है समसूत्री विभाजन, और जो कोशिका विभाजन है 3 प्रकार का होता है। एक होता है असूत्री विभाजन, दूसरा है समसूत्री विभाजन, और तीसरा जो है अर्धसूत्री विभाजन है। तो ये जो है 3 प्रकार का होता है। अब आइए देखते हैं कैसे होता है इसका विभाजन। जो असूत्री विभाजन है इसी को जो है 2 भागों में टूटता है। जो असूत्री विभाजन है इसमें जो है कोशिका क्या करती है, 2 भागों में टूटती है। यह विभाजन जीवाणु, विषाणु, सूक्ष्म जीव तथा प्रोकैरियोटिक में होता है। जो असूत्री विभाजन है ये जो है जीवाणु, विषाणु, सूक्ष्म जीव तथा प्रोकैरियोटिक में होता है। इसमें सबसे आसान विभाजन होता है। जो असूत्री विभाजन है इसमें सबसे आसान विभाजन होता है। इस प्रकार के विभाजन में मदर सेल का आकार क्या होता है, बड़ा होने लगता है, और इसके जो है आगे चल करके वह जो है बीच में धंस जाता है और जो है 2 भागों में विभाजित हो जाता है। ठीक है, तो इसका जो आकार है ऐसे हो जाता है। ठीक, तो ये बीच में धंस जाता है। इसके बाद क्या होता है, इसका जो है बीच से अलग हो जाता है। ठीक है, इसके बाद ये देखिए इसका जो स्ट्रक्चर है, ये देखिए पहले ऐसा था, मदर सेल थी, इसके बाद जो बीच में धंस गया ये आके, और जो धंसता चला गया, और बाद में क्या हो गया, अलग अलग हो गया, टूट गया। ठीक है, तो इसका जो ऐसे विभाजन होता है। इसके बाद देखते हैं समसूत्री विभाजन। समसूत्री जो विभाजन होता है ये जो है यह विभाजन कायिक कोशिकाओं में जो है 99% होता है। ठीक है, जनन कोशिका जो 1% को छोड़ करके पूरा शरीर जो है कायिक कोशिका का बना होता है। जो शरीर है ये जो है 1% को छोड़ करके पूरा शरीर है हमारा, ये जो है कायिक कोशिकाओं का बना होता है। इसमें जो है एक मदर सेल टूट करके 2 डॉटर सेल का निर्माण करती है। ठीक है, दोनों ही डॉटर सेल में क्रोमोसोम समान संख्या में रहते हैं, अतः इसे जो है समसूत्री विभाजन कहते हैं। नाम से ही चलता है पता इसका। ठीक है, कि जो समसूत्री विभाजन है इसमें जो है दोनों की जो संख्या होती है क्या होती है, समान होती है। ठीक है, इसके जो है 5 अवस्थाएं होती हैं। आइए देखते हैं कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। जो एक होता है इंटरफेज। ठीक है, यह सबसे बड़ी अवस्था, जो इंटरफेज है ये सबसे बड़ी अवस्था है। इसमें जो है डीएनए का निर्माण होता है और तथा क्रोमोसोम अलग हो जाते हैं। एक है प्रोफेज, तो इसमें जो है क्या होता है, स्प्लेंडर फाइबर यानी तुर्क धागा का निर्माण प्रारंभ होता है तथा केंद्रक का विभाजन होता है। इसके बाद है मेटाफेज। मेटाफेज में क्या है, स्प्लेंडर फाइबर का निर्माण पूर्ण हो जाता है, और अध्ययन के सुविधा के अनुसार जो है यह जो है सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। कौन सा, मेटाफेज। इसके बाद है एनाफेज। एनाफेज जो है यह सबसे छोटी अवस्था है। इसमें जो है क्रोमोसोम तथा कोशिका के अंग ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं टेलोफेज। टेलोफेज में क्या है कि यह सबसे अंतिम अवस्था है और इसमें विभाजन का कार्य पूर्ण हो जाता है और कोशिका के सभी अंग जो है आ चुके होते हैं और जो है स्प्लेंडर फाइबर यानी तुर्क धागा गायब हो जाता है। रिमार्क इसको याद रख लेना कि कोशिका में होने वाले निरंतर टूट फूट की जो भरपाई है ये समसूत्री विभाजन द्वारा होती है। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रख लेना। अगर आपसे पूछा जाए कि जो कोशिका में जो होने वाली जो निरंतर टूट फूट होती रहती है इसकी भरपाई कौन करता है, ये किस विभाजन द्वारा होती है, तो आप लोग बताएंगे कि ये जो है समसूत्री विभाजन द्वारा होती है। ठीक है, इसके बाद क्या है कि छिपकली तथा चूहा का जो पूंछ होता है इसमें जो है समसूत्री विभाजन होता है। जो छिपकली तथा जो चूहे का पूंछ होता है इसमें जो है समसूत्री विभाजन द्वारा दोबारा निकल जाता है। इसमें आप लोग याद रखेंगे कोशिका में होने वाला निरंतर टूट फूट की जो भरपाई है समसूत्री विभाजन द्वारा होती है। छिपकली तथा चूहा का पूंछ समसूत्री विभाजन द्वारा दोबारा निकल आती है। इसके बाद देखते हैं जो तीसरा जो है ये अर्धसूत्री विभाजन है। ठीक है, तो यह विभाजन केवल जनन कोशिका यानी स्पर्म एवं ओवम में होता है और इसमें जो है क्रोमोसोम की संख्या घट करके आधी हो जाती है। ठीक है, इसमें जो है मृत कोशिका 4 पुत्री कोशिकाओं में बट जाती है। तो आप लोगों ने पढ़ा कि जो समसूत्री विभाजन था उसमें जो है कोशिका कितने में, जो कोशिका थी वो जो 2 कोशिकाओं में बट जाती थी, लेकिन आप लोग इसमें देख रहे हैं कि जो अर्धसूत्री विभाजन है इसमें जो है एक मात्र कोशिका जो है एक मदर सेल जो है ये 4 पुत्री कोशिका यानी 4 डॉटर कोशिकाओं में बट जाती है। ठीक है, इसमें जो है क्रॉसिंग ओवर जो है की घटना होती है। इनका जो प्रोफेज होता है कि अवस्था घटना होती है, तो इसमें कौन सी अवस्था घटना होती है, प्रोफेज होती है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं दोस्तों
इनका प्रोफेज अवस्था सबसे बड़ा होता है। ठीक है, तो जो अर्धसूत्रीय विभाजन होता है इसमें जो प्रोफेज अवस्था जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। तो ये देखिए इसका जो स्ट्रक्चर है कैसा है, आप लोग इसको देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि जो कलर ब्लाइंडनेस में जो एक्स क्रोमोसोम प्रभावित होता है, जो कहते नहीं कि किसी के जब अगर कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है तो उसमें जो है कौन सा क्रोमोसोम या कौन सा गुणसूत्र प्रभावित होता है, तो वो होता है एक्स गुणसूत्र। सिंड्रोम, तो सिंड्रोम होता है क्रोमोसोम में होने वाली जो अनियमितता को सिंड्रोम कहते हैं। इसके कारण जो है शरीर में जो है असमान लक्षण उभर जाते हैं। टर्नर सिंड्रोम जो क्या होता है, इसमें जो है क्रोमोसोम की संख्या 45 होती है और यह केवल स्त्रियों में पाई जाती है। इसमें जो है स्त्रियों का शरीर अविकसित होता है तथा उसमें जो है बांझपन देखा जाता है। अगर टर्नर सिंड्रोम जिसके पाया जाता है तो उसमें स्त्रियों में जो है बांझपन देखा जाता है और इसमें जो क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाती है, 45 होती है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे है क्लेफेल्टर सिंड्रोम। क्या है, इसमें जो है इसमें इनकी संख्या 47 हो जाती है, यानी कि ऐसे तो सामान्य 46 होती है लेकिन इसमें 47 हो जाती है और यह केवल पुरुषों में पाया जाता है। इसमें जो है पुरुष नपुंसक हो जाते हैं। डाउन सिंड्रोम क्या होता है कि इसमें जो है क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाती है और यह जो है मेल तथा फीमेल दोनों में को हो सकता है और इसमें जो है शरीर क्या हो जाता है, इसमें जो है शरीर जो है बेडोल हो जाता है, जीभ तथा ओंठ मोटा हो जाता है, मनुष्य मंदबुद्धि का हो जाता है और ऐसे व्यक्ति को मंगोलाइड कहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं चौथा सिंड्रोम कौन सा है, पटाऊ सिंड्रोम। इसमें क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाती है, यह मेल तथा फीमेल दोनों में हो सकता है। इसमें जो है व्यक्ति मंद बुद्धि का होता है और इसके ऊपर का ओंठ कटा होता है। तो आप लोग पहचान जाना इससे, इसकी पहचान क्या है कि जिसका ऊपर का ओंठ कटा हो तो उसमें जो है पटाऊ सिंड्रोम जो है पाया जाता है। नोट इसमें है कि वायरस जो है विषाणु कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है। ठीक है, जो वायरस होता है, जो विषाणु होता है, ये जो है कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख लेते हैं इनको। इसमें क्या कहा गया है कि उत्क्रम अनुलेखन की क्रिया डीएनए से आरएनए का निर्माण करती है, निर्माण है। डीएनए द्विगुण की सही विधि अधिपरिमित है। डीएनए की श्रृंखलाएं हाइड्रोजन बंध से बंधी होती हैं। प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं का मुख्य अंतर केंद्रक कला की अनुपस्थिति है। वाटसन तथा क्रिक ने बी बॉन्ड मॉडल दिया था और प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण हरगोविंद खुराना ने किया था। तो सबसे पहले जो है डीएनए का संश्लेषण किसने किया था, तो वो उसका संश्लेषण करने वाले थे हरगोविंद खुराना। ठीक है, इसके बाद क्या है, राइबोसोम प्रोटीन तथा टीआरएनए के बने होते हैं और राइबोसोम कला विहीन कोशिकांग हैं। प्रोटीन संश्लेषण में अंतःद्रव्यी जलिका और राइबोसोम कोशिकांगों की भूमिका महत्वपूर्ण है। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम न्यूक्लियोटाइड्स से डीएनए संश्लेषण में काम आता है। केंद्रक जो है न्यूक्लियस जो है के अतिरिक्त माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक में डीएनए पाया जाता है। डीएनए किसमें पाया जाता है, तो केंद्रक और इसके अतिरिक्त जो है माइटोकॉन्ड्रिया में भी जो है डीएनए पाया जाता है। तो आप लोग ये भी पॉइंट याद रखेंगे। इसके बाद है अगला पॉइंट है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन का कार्य मीसोसोम करते हैं। जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं इसमें जो है श्वसन का कार्य जो है मीसोसोम करते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन का कार्य माइटोकॉन्ड्रिया करते हैं। कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल जो है पौधे में उपस्थित होती है जबकि जंतुओं में अनुपस्थित होती है। हम लोग सारे पॉइंट जो है पढ़ चुके हैं। ठीक है, कोशिका झिल्ली यह एक अर्धपरागरम झिल्ली होती है और यह कुछ विशिष्ट अणुओं को ही अपने आर पार आने जाने देती है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि वायरस की कोशिकाओं में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। तो किसकी कोशिकाओं में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे कि जो वायरस होता है तो वायरस की कोशिकाओं में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। इसके बाद है कि प्रोटीन निर्माण या प्रोटीन संश्लेषण जो है राइबोसोम की अवस्था में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है क्योंकि इसमें श्वसन क्रिया के दौरान भोजन के विखंडन से ऊर्जा उत्पन्न होती है जो एटीपी के जो रूप में संचित रहती है। ठीक है, इसके बाद जो है गोल्गी काय का मुख्य कार्य होता है कोशिका या द्वारा संश्लेषित प्रोटीन वसा आदि की जो है पैकेजिंग करना। जो गोल्गी काय इसका कार्य क्या होता है, तो इसका कार्य होता है संश्लेषित प्रोटीन और वसा की पैकेजिंग करना। ठीक है, और गोल्गी काय को कोशिका के अणुओं का जो है ट्रैफिक
कंट्रोलर भी कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। हरित लवक को कोशिका का रसोई घर भी कहा जाता है। तो आप लोग इसको, ये पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको याद रखेंगे, क्योंकि जो है इसमें क्या है कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है, भोजन का निर्माण होता है। जो हरित लवक है इसको जो है कोशिका का रसोई घर भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण होता है। जीवाणु तथा हरित शैवालों की कोशिकाएं जो है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। तो जो जीवाणु होती हैं और जो हरित शैवाल होते हैं, इनकी कोशिकाएं जो है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। आगे क्या कहा गया है कि इसमें जो है अर्धसूत्रीय विभाजन, इसमें कहा गया है इसमें अर्धसूत्रीय विभाजन के प्रोफेज एक की जो है पैक्टिन अवस्था में क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया में माता तथा पिता दोनों की ओर से आए जो है समजात गुणसूत्र को क्रोमैटिड एक दूसरे को एक या ज़्यादा स्थान पर क्रॉस करते हैं। इसके दौरान जो है जीनों में पुनर्संयोजन होता है और जो है संतान में जो है नए गुण उत्पन्न होते हैं। ठीक है। और समसूत्री विभाजन में संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या पैतृक कोशिका के समान रहती है। तो आप लोग इसको भी याद रखेंगे। इसके बाद जो है आगे देखते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन में संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या पैतृक कोशिकाओं से आधी रहती है। और अनियंत्रित समसूत्री विभाजन में क्या होता है कि इसमें कैंसर हो जाता है। तो जो कैंसर की जो क्रिया, जो कैंसर होता है, तो कैंसर किससे हो जाता है, तो जब जो है अनियंत्रित समसूत्री विभाजन होता है तो इससे क्या हो जाता है, इससे जो है कैंसर हो जाता है। समसूत्री विभाजन जो है वृद्धि, मरम्मत आदि के लिए आवश्यक होता है। आरएनए में जो है थाइमीन के स्थान पर यूरेसिल नामक जो है पिरामिडीन क्षार पाया जाता है। तो आप लोग जो है ये पॉइंट याद रखेंगे। ठीक है। इसके बाद जो है अगला है कि बुढ़ापे के लिए जो है एजिंग जीन जो है जिम्मेदार होता है। तो बुढ़ापे के लिए क्या जिम्मेदार होता है, कौन सा जीन जिम्मेदार होता है, तो वो है एजिंग जीन। ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि कुछ जीवाणुओं जैसे राइजोबियम के अंदर नाइट्रोजन होता है। जो कुछ जीवाणु जो होते हैं इसमें जैसे जो है राइजोबियम के अंदर नाइट्रोजन होता है और जिसकी सहायता से ये जीवाणु नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके जो है ये करने में जो है ये सक्षम होते हैं। ठीक है। कोशिका झिल्ली जो है प्रोटीन एवं लिपिड की बनी होती है। जो कोशिका झिल्ली होती है वो किसकी बनी होती है, तो वो बनी होती है प्रोटीन और लिपिड की। वर्णी लवक पौधे के रंगीन भागों में पाया जाता है, जैसे बीज, फला, भित्ति और पुष्प। हरित लवक जो होता है ये पर्णहरित के साथ जेंथोफिल तथा कैरोटीन नामक वर्णक भी पाए जाते हैं, जिसमें मैग्नीशियम नामक धातु भी उपस्थित होती है। जो मैग्नीशियम धातु होती है वो किसमें पाई जाती है, यहाँ से एक आपको पॉइंट याद रखना है। तो वो पॉइंट क्या है कि जो मैग्नीशियम धातु होती है वो किसमें पाई जाती है, क्लोरोप्लास्ट में पाई जाती है। ठीक है। कोशिका निर्माण एवं संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं डीएनए अणु में मौजूद होती हैं। इसके बाद देखते हैं कि जिस कोशिका में झिल्ली युक्त केंद्रक होता है उसे जो है यूकैरियोटिक, व जिसमें जो है झिल्ली युक्त केंद्रक नहीं होता है उसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। प्रत्येक कोशिका के भीतर एक सघन झिल्ली युक्त संरचना होती है जिसे केंद्रक कहते हैं, और एक केंद्रक में गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम होता है जिसमें आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। इसके बाद देखते हैं कि यूकैरियोटिक व प्रोकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में झिल्ली रहित अंगक राइबोसोम जो है मिलते हैं, और ये जो है किसी भी झिल्ली से घिरे नहीं रहते हैं। राइबोसोम केवल कोशिका में ही नहीं बल्कि दो अंगकों हरित लवक पौधे व सूत्रकणिका में तथा खुरदरी में तथा खुरदरी अंतःद्रव्यी जलिका में मिलते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं ल्यूरोनोमिया समजीव, ठीक है, नील हरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा और जीवाणु में मिलते हैं। आगे क्या है, इसमें कहा गया है कि पौधे की कोशिका भित्ति सेलुलोज, प्रोटीन, पेक्टिन व हेमीसेलुलोज की बनी होती हैं, जबकि शैवाल की कोशिका भित्ति सेलुलोज, ग्लैक्टेंस, मैग्नांस व कैल्शियम कार्बोनेट जैसी खनिजों से बनी होती हैं। बहुकोशिका जीवों में जो बहुकोशिक जीव होते हैं इनमें लाखों कोशिकाएं होती हैं जो श्रम विभाजन के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। इनमें जो है अधिकतर कोशिकाएं कुछ ही प्रकार के कार्य करने में सक्षम होती हैं। प्रत्येक कार्य जो है
प्रत्येक कार्य जो है कोशिकाओं के विभिन्न समूहों द्वारा किया जाता है। मनुष्यों में रक्त और पेशी तथा पौधे में फ्लोएम विशेष कार्यों को करने वाले ऊतक के उदाहरण हैं। तना काट यानी तकनीकी जो है आमतौर पर गन्ना के प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण एचसी खुराना यानी कि हरगोविंद खुराना ने किया था। ठीक है, तो प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का जो संश्लेषण है वो किसने किया था? तो वो किया था हरगोविंद खुराना ने। इसके बाद आगे देखते हैं, रेखित या ऐच्छिक पेशियां जो हैं पादपों में पाई जाती हैं। तंत्रिका कोशिकाएं एक्टोडर्म के भ्रूणीय स्तर से बनी होती हैं। मस्ट कोशिकाएं सीरोटोनिन, हिपैटिन तथा हिस्टामिन का श्रावण करती हैं। तंत्रिका ऊतक जो है उत्तेजनशीलता का कार्य करता है। 80% से अधिक सेलों में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? जल है। और शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। किससे होता है? प्रोटीन से होता है ऊतकों का निर्माण। तंत्रिका तंतु जो है संयोजी ऊतक के घटक नहीं होते हैं। तो संयोजी ऊतक के घटक कौन से नहीं होते हैं? तो तंत्रिका तंतु जो हैं वो संयोजी ऊतक के घटक नहीं होते हैं। तंत्रिका तंतु जो है संयोजी ऊतक के घटक नहीं होते हैं। रेखित पेशी में मायोसिन एवं एक्टिन प्रमुख प्रोटीन है। माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति में शरीर में कुछ ऊतक जैसे कि पेशियां अन्य ऊतकों से अधिक सक्रिय होते हैं। रुधिर भी एक प्रकार का ऊतक है। ऊतक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बीसैट ने किया था। किसने किया था? बीसैट ने किया था। आगे देखते हैं पॉइंट क्या है। इसमें है कि रुधिर व कोशिकाओं के बीच रासायनिक आदान प्रदान ऊतक द्रव्य के माध्यम से होता है। ठोस अंतरंगों जैसे जिह्वा, किडनी, यकृत, तिल्ली आदि पर जो है इपिथीलियम ऊतक का रक्षात्मक आवरण होता है। और त्वचा पर चोट लगने के बाद इसका जो है पुनरुद्भवन घनाकार उपकला के द्वारा होता है। मस्ट कोशिकाएं संयोजी ऊतक में मिलती हैं। त्वचा को जो है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स भी कहते हैं। तो त्वचा को क्या कहते हैं? तो इसको जो है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स भी कहते हैं। इसके बाद देखते हैं कि हृदय पेशियां जो हैं केवल हृदय भित्ति में पाई जाती हैं और हृदय पेशी में अत्यधिक मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। हृदय की पेशियों में के संकुचन का नियंत्रण तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण में न हो करके स्वयं पेशियों के नियंत्रण में होता है। और पेशियां जो है मानव शरीर का औसतन 40% से जो है 50% भाग बनाती हैं। इसके बाद क्या है कि जो पेशी है, पेशी तंतु के आवरण को सार्कोलेमा एवं इसमें पाए जाने वाले द्रव को सार्कोप्लाज्मा कहा जाता है। और जो है क्या है आगे कि ऊतकी यानी हिस्टोलॉजी जो है ऊतकों के अध्ययन को कहते हैं। तो आप लोग इसको याद रखेंगे कि जो ऊतकों का अध्ययन है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हिस्टोलॉजी। शरीर की विभिन्न क्रियाओं का नियंत्रण तथा नियमन तंत्रिका तंत्र द्वारा द्रुत गति से होता है। ठीक है, इसके बाद आगे है कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र जो है के तंतु हृदय में पाए जाते हैं और ये तंतु हृदय को आकुंचन की प्रेरणा नहीं देते बल्कि हृदय की धड़कन को केवल प्रभावित करते हैं। इसलिए यदि इन तंत्रिकाओं को काट दिया जाए तो भी जो है हृदय सामान्य दर से धड़कता रहता है। संवहनी पौधों में जो है पानी जाइलम टिश्यू के द्वारा ऊपर जो है ऊपर जाता है। संवहनी पौधों में जो है पानी जाइलम टिश्यू के द्वारा जो है जाइलम ऊतक के द्वारा जो है ऊपर जाता है। इसके बाद देखते हैं वन लाइनर क्वेश्चन हैं, उनको देख लेते हैं। इसमें जो है क्या है कि वनस्पति विज्ञान का साधारण तौर पर स्वीकार किया जाने वाला वर्गीकरण किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? आंसर हो जाएगा एकलर के द्वारा। वह कौन सी रचना है जिसके जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जो है कहते हैं? तो वह कौन सा रचना है? कोशिका है। कोशिका का जो है जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कहते हैं। हम लोग सब पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है कि कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? माइकोप्लाज्मा की होती है। माइकोप्लाज्मा इसी को गैलिस सेप्टिकस कहते हैं। ठीक है, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है उत्परिवर्तन। पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है कोशिका भित्ति के कारण। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है कि किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहते हैं? आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। यूकैरियोटिक कोशिका की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी होती है। इसके बाद आगे है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में किस प्रकार का कोशिका विभाजन पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा असूची
या असूत्री जो है कोशिका विभाजन। क्रोमोसोम की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? वाल्डेयर ने। प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में कौन सा कोशिकांग भाग लेता है? राइबोसोम। कोशिका विभाजन की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? तो फ्लेमिंग ने किया था। इसके बाद है कि समसूत्री विभाजन किन कोशिकाओं में पाया जाता है? तो कायिक या दैहिक कोशिकाओं में। वृद्धि उपावस्था किस कोशिका विभाजन में पाई जाती है? तो समसूत्री कोशिका विभाजन में। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की खोज सर्वप्रथम बीजमैन ने की, लेकिन इसका सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन किस वैज्ञानिक ने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रासबर्गर ने। किसने किया था? स्ट्रासबर्गर ने किया था। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की प्रकार किस प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है? तो आप लोगों ने पढ़ा है कि ये जो है जनन कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है। क्रॉसिंग ओवर नामक घटना किस कोशिका विभाजन में पाई जाती है? तो ये जो है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में पाई जाती है। किस कोशिका विभाजन में सेंट्रोमियर का विभाजन होता है? तो समसूत्री कोशिका विभाजन में। टर्मिलाइजेशन नामक घटना अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में पाई जाती है? तो ये जो है द्विपट्ट अवस्था में पाई जाती है। और अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कोशिका विभाजन जैव विकास में सहायता करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। कौन सा? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में सबसे पहले किस कोशिकांग का विभाजन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रक का। लसिका जो है ये कोशिका बनती है किसमें जो है? तो ये तिल्ली में। प्लाज्मा झिल्ली बनी हुई है तो प्रोटीन व लिपिड से बनी हुई है जो प्लाज्मा झिल्ली है। कार्क क्या है? तो कार्क जो है ये एक पदार्थ है जो वृक्ष की जो है छाल से प्राप्त होता है। कोशिका की सबसे बाहरी परत प्लाज्मा झिल्ली है जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। यही पदार्थों के अंदर या बाहर आने जाने वाली से रोकती है। तो ये कौन रोकता है? तो प्लाज्मा झिल्ली रोकती है। अमीबा की कोशिका की विशिष्टता है। जब अमीबा की कोशिका की विशिष्टता है वह अपना आकार बदलती रहती है। कोशिका में केंद्रक किसने और कब खोजा था? तो उसको खोज करने वाले थे रॉबर्ट ब्राउन ने, सन 1831 में खोजा था। जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य नाम किसने और कब दिया था? तो इसको जो है पुरकिंजे ने इसका नाम दिया था। और कब दिया था? तो ये 1839 में दिया था। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? तो हम लोग पढ़ चुके हैं सारे जो क्वेश्चन हैं, हम लोग सारे क्वेश्चन जो है पढ़ चुके हैं। डीएनए का पूरा नाम था डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। माता पिता के गुण संतान में किस रूप में पाए जाते हैं? तो क्रोमोसोम में पाए जाते हैं। आनुवांशिक गुण होते हैं जो माता पिता से डीएनए अणु के रूप में अगली संतान में जाते हैं। जीन क्या है? तो जीन जो है डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। कोशिका जो है कोशिका द्रव्य क्या है? जो कोशिका द्रव्य है ये प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव्य जो है एक तरल पदार्थ है जिसमें जो है अनेक विशिष्ट कोशिका के घटक होते हैं। कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक को मिला करके जीव द्रव्य बनता है। कोशिका सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज करने वाले थे एम स्लीडन तथा स्वान, मतलब स्लाइडेन एवं स्वान जो है कोशिका सिद्धांत की जो खोज किया था। ठीक है। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है कि पत्ते में छोटे छोटे जो हरे कण पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? इनको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। तो थोड़ा हम मिस्टेक लिखे है तो इसको देख लेना कि पत्ते में छोटे छोटे जो हरे कण होते हैं वो क्या कहलाते हैं। ठीक है। तो वो कहलाते हैं क्लोरोप्लास्ट। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद जो है क्रेब्स चक्र है। जैव कोशिका वह भाग होता है जो पावर हाउस कहलाता है। तो जैव कोशिका का वह भाग जो पावर हाउस कहलाता है वो कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया है। लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं किसमें? तो लिंग गुणसूत्र जो है छिपकली में नहीं होते हैं। और कोशिका में केंद्रक के अलावा किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। आज जो है हमने जो है कोशिका यानी सेल को आज हमने ख़त्म कर दिया है। इसके बाद जो है अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको जो है लाइक कर देना, उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।